हेलो दोस्तों। बच्चों, आज आप लोगों को मैं ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। वी ऑल नो दैट लाइफ इज प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। जिंदगी, जीवन सिर्फ पृथ्वी पे है। उसका कारण जीवन के होने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। All conducive environment for life are present on Earth। जहां तक अभी ह्यूमन का नॉलेज है, अभी कोई ऐसा प्लेनेट नहीं खोजा गया है जहां लाइफ होने के लिए जरूरी चीजें। इसीलिए लाइफ इज प्रेजेंट ओनली ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। लाइफ किसी में है, किसी में नहीं है, इसको पहचानने के भी गुण हैं। यानी लाइफ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे यदि लाइफ होगा तो ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करेगा, श्वसन की क्रिया करेगा, गैस का एक्सचेंज करेगा। यदि लाइफ होगी तो बॉडी में, लिविंग बीइंग में ग्रोथ जरूर होगी। वह अपनी साइज को परमानेंटली चेंज करेगा। छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़े एडल्ट हो जाते हैं। इस तरह से उनके अंदर ग्रोथ होती है और लाइफ भी चेंज हो जाती है। एक और कैरेक्टर है जो लाइफ होने के लिए जरूरी है, और उस कैरेक्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को जनन भी कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जब एनिमल्स में होता है तो बर्थ, कोई जानवर या ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ पैदा करते हैं। प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन सामान्यतः दिखता है, क्योंकि उनमें यह प्रक्रिया, प्लांट्स के केस में यह प्रक्रिया जिसके द्वारा, एक प्रोसेस जिसके द्वारा की जाती है, उसका नाम सीड है, जिसको हम लोग बोलचाल में हिंदी में बीज कहते हैं। इट मीन्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड, while animals reproduce by giving birth to new baby। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीड है उसी में बेबी प्लांट होता है, और जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वह बेबी प्लांट सीड के जर्मिनेशन के साथ बाहर आता है और एक न्यू प्लांट में चेंज होता है। बेबी प्लांट को बनाने के लिए सीड का जर्मिनेट होना जरूरी, और सीड जर्मिनेशन जाने इससे पहले हम लोग को सीड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। हम आपको सीड का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और कैसे जर्मिनेट करता है इसके बारे में बताएंगे। एक बात और जानिए प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में जानिए कि जिसके पास फ्लावर होगा, यानी फूल होगा, वही फलेगा, यानी उसी के पास फल होगा, फ्रूट होगा। यानी वह कोई प्लांट जिसके पास फ्रूट है वह जरूर फ्लावरिंग करेगा। जो फ्लावरिंग नहीं करेगा वो फ्रूटिंग भी नहीं करेगा। एक और बात, ये जो फ्रूट है उसी के अंदर सीड पाया रहता है। लिख रहे हैं वे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स बनते हैं, वही फ्लावर्स आगे चल के फ्रूट्स बनाते हैं, वही फ्रूट्स अंदर अपने रखते हैं सीड। इसी सीड में होता है बेबी प्लांट, और इसी बेबी प्लांट से जर्मिनेशन सीड का होने पर न्यू प्लांट बनता है, और इस तरह से एक नए प्लांट के बनने की प्रोसेस है। फिर से बोल रहे हैं, जो
प्लांट में ये प्लांट है, प्लांट में फ्लावर्स बने, फ्लावर्स से आगे डेवलप हुआ फ्रूट, विद इन फ्रूट देयर आर सीड्स, सीड्स है बेबी प्लांट्स, एंड दीज बेबी प्लांट ऑन germination develops into a new plant. यही प्रोसेस है नए प्लांट बनने की। अब आपको हम पार्ट ऑफ सीड के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ सीड। आपके लिए ग्राम सीड बहुत ही अच्छा है इस बात को समझने के लिए। आप एक ग्राम सीड या ढेर सारे ग्राम सीड लीजिए, उसको एक बाउल में रखिए, उसमें पानी डाल दीजिए, रात भर उसको सोक करने दीजिए। सुबह उठेंगे तो आपको दिखेगा कि सीड का साइज स्वेल कर गया है। इस स्वेलिंग को हम इम्बाइबेशन कहते हैं। और जब स्वेल कर जाए सीड तो साइज बड़ा हो जाता है, उसको आंखों से देखने और समझने में सुविधा होती है। जैसे एक ग्राम का सीड लें तो कुछ ऐसा आपको स्वेल करने के बाद दिखेगा ऐसा। इसमें से जो पॉइंटेड एंड के पास एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा आपको, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और एक कवर से पूरी सीड कवर्ड रहती है। इस कवर को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। यह एक चने का सीड है, ग्राम सीड है। जब इस पे हम लोग वाटर डालते हैं तो यह सोख कर पानी को स्वेल कर जाता है। इस वाटर का एब्जॉर्प्शन जिस पॉइंट से होता है उसी पॉइंट का नाम माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल is part of seed which is a tiny hole at pointed end of seed। इसका काम है, it helps in absorption of water for seed germination। ये इसका काम है। अगला पार्ट बताया गया, सेकेंड पार्ट ऑफ सीड इज सीड कोट। सीड कोट इज outer most covering around seed। सीड के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी का नाम सीड कोट है। अब हम इस सीड कोट को जो कवर है इसको पील ऑफ कर दें, यानी उसके ऊपर की कवर को हटा दें। कवर को हटाने को ही पील ऑफ करते हैं। हटाने के बाद यह जैसा दिखेगा उस डायग्राम को हम बना रहे हैं। ये जो दो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग
कॉटिलेडन्स कहते हैं। अपर साइड की तरफ जो आउटग्रोथ हुई रहती है इसको हम लोग सूट अपेक्स कहते हैं। नीचे की तरफ जो आउटग्रोथ हुई रहती है उसको हम लोग रूट अपेक्स कहते हैं। इस तरह से सीड के पार्ट में माइक्रोपाइल, सीड कोट, सूट अपेक्स, कॉटिलेडन्स और रूट अपेक्स। हम तीसरे के बारे में बता रहे हैं, कॉटिलेडन्स। These are leaf-like structures of seed. जब सीड में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो हों तो ऐसे सीड को हम डाइकाट कहते हैं। जब ये एक हों तो ऐसे सीड को हम मोनोकाट कहते हैं। दो कॉटिलेडन वाला, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला सीड ग्राम सीड है। और व्हीट, राइस, मेज सिंगल कॉटिलेडन वाले होते हैं, यानी ये मोनोकॉट है। इसी सीड कोट में फूड होता है। फूड stored in cotyledon are used in seed germination। जो कॉटिलेडन है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, उसमें फूड स्टोर्ड रहता है, जिससे जब सीड जर्मिनेट करती है तो उसके पास लीव्स नहीं होती, तो वो अपना फूड यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और उस समय वो अपना भोजन इसी स्टोर्ड फूड ऑफ कॉटिलेडन से यूज करता है। जो आउटग्रोथ है अपर साइड में, उसको हम सूट अपेक्स कहते हैं, और यह आगे ग्रो करके स्टेम एंड लीफ का निर्माण है। जबकि जो पार्ट रूट अपेक्स का है, यही आगे ग्रो करके रूट का निर्माण करती है न्यू प्लांट। इस तरह से ये कंप्लीट पार्ट ऑफ सीड है, और उन पार्ट्स के अपने काम है। इसको आप पास करके अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसके आगे का स्टेप बताता हूं, सीड कैसे जर्मिनेट करता है। अब अगला स्टेप देखते हैं, सीड जर्मिनेशन। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? इट इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट फ्रॉम ए सीड is called germination। किसी भी सीड से प्लांट का ग्रोथ होना सीड जर्मिनेशन, यानी ग्रोइंग अप ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। बहुत सिंपल। अब सीड जर्मिनेशन किस सीड से होगा? क्या ऑल सीड्स आर एबल टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट? नो। उनकी कंडीशन है the seed must be ripe and healthy। ripe and healthy seeds। अगली कंडीशन है under favorable conditions grow into new plants। सारे सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते, सारे कंडीशन में सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते, यानी कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, और सीड्स का खुद पका होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइप एंड हेल्दी सीड्स। राइप एंड हेल्दी सीड्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब कौन से कंडीशन फेवरेबल हैं सीड को न्यू प्लांट में जर्मिनेट करने के लिए? उनकी हमने कैटेगरी बना रखी है, जो आपके बुक में है, और उनके 5 कंडीशंस हैं।
रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली जरूरत है राइपेंड सीड्स का होना जरूरी है। सेकंड, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का होना जरूरी है। सॉइल में न्यूट्रिशंस हो, न्यूट्रिएंट्स हो, और ऐसे ही सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। तीसरी कंडीशन है ह्यूमिड सॉइल होनी चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल मॉइस्चर से भरा पड़ा होना चाहिए। चौथी कंडीशन है वार्मथ हो, और इसका मतलब है कुछ टेम्परेचर भी होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है वहां ऑक्सीजन होनी चाहिए, सॉइल में एयर होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर seed germination. Again, I am repeating the conditions for seed germination are ripened and healthy seeds 1, nutrient rich soil 2, humidity or moisture must be present in soil 3, warmth or temperature, soil temperature must be present, and soil air must be present. These are 5 conditions required for seed germination into a new plant. आगे आता है जब सीड जर्मिनेट करती है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? द फर्स्ट स्टेप लिखा है स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय माइक्रोपाइल ऑफ सीड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज वाटर का एब्जॉर्ब होना है। कौन एब्जॉर्ब करेगा सीड में? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहां था? इट वॉज ए टाइनी होल present on end of the seed। एक छोटा सा छेद होता है जिसके सहारे वो वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब करता है, और उसी के सहारे स्वेलिंग होती है, यानी स्वेलिंग को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन। द सेकेंड स्टेप पे क्या होगा? जब इम्बाइब कर जाएगा सीड, जब स्वेल कर जाएगा तो आप पाएंगे ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इन सीड। जो सीड के अंदर बेबी प्लांट था उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और दैट एम्ब्रियो विल स्टार्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय माइक्रोपाइल इन सीड। आफ्टर ग्रोथ of embryo, what will happen? There will be formation of shoot apex on upper side and root apex on lower side। सीड में जमीन मिट्टी की तरफ रूट बनेगा और ऊपर की तरफ सूट बनेगा। सूट विल डेवलप इनटू स्टेम एंड लीव्स। सूट ही आगे चलकर स्टेम और लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो रूट है वह root will penetrate inside soil and it will start absorbing water and mineral for growing new plant। आगे देखते हैं dispersal of seeds। All seeds on same place cannot get enough space and nutrient for germination। Therefore, they spread out in large area to get enough space and nutrients so that they can germinate easily। एक ही जगह पे जहां पौधे से ढेर सारे फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं, यदि इकट्ठे वहीं पे गिर जाएं तो वहां पर सीड को जर्मिनेट करने के लिए पर्याप्त जगह और पर्याप्त न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए नेचर ने सीड्स को पर्याप्त जगह और पर्याप्त न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए डिस्पर्सल की सुविधा दी है। यह डिस्पर्सल कई माध्यमों से होता है। उन माध्यमों को हम लोग एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल या एजेंसीज ऑफ सीड डिस्पर्सल कहते हैं। लिखा है द कैरिंग अवे, दूर जाना, कैरिंग अवे ऑफ फ्रूट और सीड्स, सीड का या फ्रूट का दूर जाना, टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जो मदर प्लांट है उसके फ्रूट्स और सीड्स का डिस्टेंट प्लेसेस को दूर पहुंचाया जाना कहलाता है डिस्पर्सन। किस चीज का फैलाव डिस्पर्सन है। कोई चीज दूर दूर फैला दी जाए, इस बात को हम लोग इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं। अब लिखा है एजेंट्स,
वो कौन से साधन है, मीन्स है, मेथड और मोड है और एजेंसीज हैं ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के लिए जिम्मेदार कौन है, किन किन माध्यमों से सीड अपने मदर प्लांट से दूर दूर चला जाता है। उसमें से एक है विंड, हवा के सहारे, दूसरा है वाटर, पानी के सहारे, और तीसरा है एनिमल्स, एनिमल्स के सहारे। एक और ढंग है जहां सीड्स प्लांट्स की मेहनत से, स्वयं की मेहनत से, ऑटोनोमसली स्वयं के द्वारा दूर छिटक दिया जाता है और इस तरह से उसका डिस्पर्सल हो जाता है। अभी तीन है, विंड, वाटर एंड एनिमल, और इसमें से हम लोग पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले का नाम है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, विंड के द्वारा सीड का डिस्पर्सल। जो स्मॉल सीड्स हैं, जो लाइट वेट हैं, हल्के वजन के हैं, वो हवा के झोंके से उड़ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह से उनका डिस्पर्सल हो जाता है। लिखा है स्मॉल एंड लाइट वेट सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड। जो हल्के हैं, जो छोटे साइज के हैं, उनका डिस्पर्सल हवा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल दिया है कॉटन सीड्स। यदि आप कॉटन सीड्स को ध्यान से देखें तो सीड सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ रेसे, फाइबर निकले रहते हैं जिसको हम लोग कॉटन कहते हैं, और उन रेसों के सहारे वह सीड एयर में फ्लोट करता है। जहां जहां हवा फ्लोट करके जाएगी वह सीड उतना दूर चला जाएगा। कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग हेयर फॉर डिस्पर्सिंग, उसके चारों तरफ होते हैं, और उसी लॉन्ग हेयरी सीड्स को हम लोग कॉटन के नाम से जानते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ विंड डिस्पर्सल, विंड के द्वारा डिस्पर्स होने वाले और एग्जाम्पल आर ड्रम स्टिक, जैकरेंटा एंड मैपल। एक प्लांट है जिसका नाम है हिप्टेज। हिप्टेज प्लांट के सीड में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, और उस पंख के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पे हवा में तैर के पहुंच जाता है। हिप्टेज सीड्स आर विंग्ड व्हिच हेल्प्स इन डिस्पर्सल बाय विंड। पूछा जाएगा एग्जाम में विंड सीड्स किसके होते हैं, आपका आंसर है हिप्टेज का। हिप्टेज में विंड सीड का डिस्पर्सल किसके हेल्प से होता है, आंसर है विंड के द्वारा। सेकेंड टाइप का डिस्पर्सल सीड की एजेंसी वाटर है। लिखा हुआ है सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के द्वारा सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल के लिए जाना। दिस टाइप ऑफ सीड्स bearing plants are mainly found around water bodies. इस प्रकार के सीड बेयरिंग प्लांट जो होते हैं वो वाटर बॉडीज के आसपास पाए जाते हैं। जैसे लोटस, लोटस हम लोग कमल को कहते हैं, और आप जानते हैं कि लोटस पानी में ही पाया जाता है। In case of lotus, the fruit is spongy. The fruit of lotus is spongy and therefore floats easily on water surface. फिर वाटर करंट के साथ वो फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है। Another example of seed dispersal by water is coconut. Coconut has एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन इट्स फाइबर। कोकोनट के चारों तरफ देखें तो एक खोल होती है जिसमें फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर के अंदर हवा भरी रहती है। उस हवा भरे होने के कारण कोकोनट वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है और उसके करंट यानी धार के साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डिस्पर्स हो जाता है। Coconut has air trapped in between its fiber, which help it to float on water surface. जो भी मैंने बताया।
The third type of agent for seed dispersion is seed dispersal by animals. एनिमल्स के द्वारा भी सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प किया जाता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन eat fruits. एनिमल और ह्यूमन फ्रूट्स खाते हैं एंड थ्रो अवे द सीड्स, और सीड्स को निकाल कर फेंक देते हैं. जैसे इंसान मैंगो खा लेता है और उसकी गुठलियों को दूर फेंक देता है, इस तरह से सीड का डिस्पर्सल हो जाता है. हम लोग तरबूज, खरबूज, ढेर सारे फ्रूट्स खाते हैं, उसके सीड्स को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं. नींबू हम लोग यूज करते हैं, उसके जूस को पी लेते हैं और उसके सीड्स को बाहर फेंक देते हैं, और यह बाहर फेंकना ही सीड का डिस्पर्सल हो जाता है. सीड्स विथ हेयर्स, ऐसे सीड जिनमें हेयर हैं, स्पाइंस नुकीले कांटे हैं, हुक्स हैं, हुक जैसा स्ट्रक्चर है, स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल, बॉडी के सरफेस से, एनिमल के बॉडी सरफेस से स्टिक कर जाते हैं, एंड ह्यूमन क्लॉथ्स, इंसान के कपड़ों से चिपक जाते हैं. सो इसलिए these seeds can get carried away, ये सीड जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, टू डिस्टेंट प्लेसेस, दूर स्थानों को चले जाते हैं, जहां जहां वो एनिमल जाएगा चले जाते हैं, और इस तरह से इनके सीड का डिस्पर्सल हो जाता है. बर्ड्स, चिड़िया, ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल बाई सैलो the fruits and pass out their droppings. चिड़िया जो होती हैं फ्रूट्स को निगल जाती हैं, और जो उनकी बीट्स होती है उसमें उनके सीड्स बाहर गिर जाते हैं, और वह एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह फ्रूट्स खाती हैं, दूसरी जगह अपना बीट्स गिरा देती हैं. इस तरह से सीड का एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंट प्लेस को डिस्पर्सल हो जाता है. आसान है. एक और मेथड, यह नेचुरल मेथड है, इसमें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होती. प्लांट्स के फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्रैक कर जाते हैं और फोर्सफुली उनका सीड दूर स्थान पे गिर जाता है. जैसे मटर का पौधा है, पॉपी, ओपियम बोलते हैं हम लोग, पॉपी का पौधा है, वह फ्रूट जब उसका मैच्योर होता है तो उसके सीड चिटक कर दूर गिर जाते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, आवाज के साथ जाते हैं. फ्रूट्स ऑफ पी, पॉपी, ब्रस्ट ओपन, फटते हैं, ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने पर, एंड स्कैटर, तितर बितर हो जाते हैं, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में. इस तरह से मदर प्लांट से दूर सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है. आगे हम लोग सीड प्लांट्स के जर्मिनेशन, उसके प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक जो आपको बताया गया उसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा हो रहा है. यह तो एक मेथड है जिसमें प्लांट्स अपने को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं बाय जर्मिनेटिंग देयर सीड्स. लेकिन सिर्फ सीड्स के द्वारा ही प्लांट में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब यदि सीड्स के द्वारा नहीं होता तो किसके द्वारा और व्यवस्था है कि प्लांट्स अपनी संख्या बढ़ा सकें? तो जानिए, उस व्यवस्था को जिसमें सीड इन्वॉल्व न हो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. द मेथड बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस यूजिंग बर्ड्स, लीव्स, रूट्स, इवन स्टेम्स is known as vegetative reproduction. It means vegetative reproduction is a reproduction without seed. Reproduction without seed is vegetative propagation. Vegetative reproduction का ही दूसरा नाम vegetative propagation है. Non-flowering plants यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर नहीं बनते, रिप्रोड्यूस बाय, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द्वारा स्पोर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर बनता ही नहीं.
हमने शुरू में क्या बताया, यदि किसी प्लांट में फ्लावर नहीं बनेगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, और सीड फ्रूट के अंदर होता है। इसका मतलब फ्लावर नहीं तो फ्रूट नहीं, फ्रूट नहीं तो सीड नहीं, जब सीड नहीं तो सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन भी नहीं। फिर वो पौधे कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, अपने को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इट मीन्स दे विल रिप्रोड्यूस विदाउट सीड, विदाउट यूज ऑफ सीड, दे विल रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पोर्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब हम लीफ किसी पौधे के उस भाग के द्वारा जो फ्लावर का पार्ट नहीं है, यदि उस भाग का यूज करके प्लांट अपने को मल्टीप्लाई करे तो उसका नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वो पार्ट कौन कौन से हैं? हमने बताया बॉडी के 3 पार्ट हैं, प्लांट बॉडी के 3 पार्ट हैं। एक है स्टेम, लीफ और रूट। आगे देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। लीफ, stem are called vegetative reproduction. Reproduction with the help of birds, leaves, stem and root are called vegetative reproduction. It occurs without help of seed. Vegetative reproduction does not require seed. When a new plant develops from leaf, root or stem, then the reproduction is known as vegetative reproduction. जब कभी कोई प्लांट डेवलप हो लीफ से, रूट से, स्टेम से, तो उस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब इस प्रकार से किससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके टाइप बन जाते हैं, मेथड्स उसके बन जाते हैं। मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहले मेथड का नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, यानी स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना पहला मेथड के नाम है। इसके बारे में जानते हैं। इन दिस केस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम के द्वारा, इन दिस केस ए न्यू प्लांट डेवलप्स, एक नया पौधा डेवलप हो जाता है फ्रॉम स्टेम कटिंग। स्टेम को टुकड़ों टुकड़ों में काटते हैं, मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट और वाटर और मॉइस्चर का होना जरूरी है, और ऐसा होने पर उस स्टेम से नए बड, लीव्स और रूट्स निकल आते हैं, और इस तरह से स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जिस प्लांट में है उसके एग्जाम्पल हैं रोज, गुलाब के द्वारा। गुलाब में हम लोग स्टेम कटिंग करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उससे नया रोज का प्लांट बन जाता है। दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। हिबिस्कस चाइना रोज को कहते हैं बेटा। मनी प्लांट नाम सुना होगा, घरों में देखा होगा, मनी प्लांट के स्टेम को भी कट करके मिट्टी में लगाएं तो लग जाता है। सुगर केन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी खेती होती है। गन्ना हम लोग बोलते हैं इसको। गन्ने के स्टेम को हम लोग मेन काट देते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हिस्से में काट देते हैं, जैसे हमने एक डायग्राम में बना के दिखाया हुआ। जहां जहां पे गन्ने का कोर होता है वहां पे छोटी छोटी बड होती है। जब हम गन्ने को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो उस बड से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वह बड ग्रो करके सूट और रूट बनाती है, और वही स्टेम का कटा हुआ भाग एक न्यू प्लांट में, न्यू सूट में ओरिजिनेट कर जाता है, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट हो जाता है। आलू के केस में, आलू यदि ध्यान से देखें, उस पे जगह जगह आई जैसी संरचनाएं होती हैं। उस आई में बर्ड्स होते हैं, और जब आलू को कट करके हम अंडरग्राउंड सॉइल में डाल देते हैं तो वह बर्ड ग्रो करके न्यू पोटैटो प्लांट बना देती है। देखिए लिखा हुआ है पोटैटो जिंजर, जिंजर अदरक को कहते हैं, पोटैटो आलू को कहते हैं, पोटैटो जिंजर और अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी याद रखना है, स्टेम सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं होते, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका स्टेम जमीन के अंदर होता है। जो पोटैटो हम खाते हैं और जो अदरक हम खाते हैं जिसको जिंजर कहते हैं, वो दोनों स्टेम हैं लेकिन सॉइल के अंदर होते हैं। इन स्टेम में बर्ड्स पाई जाती है, टाइनी बर्ड्स होती हैं। व्हेन दे प्लेस्ड, जब उनको हम अंदर रख दें, व्हेन दे प्लेस्ड इन सॉइल, मिट्टी के अंदर कर दें, दीज बर्ड्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। डायग्राम में बना हुआ है, ये आलू का प्लांट है, आलू है,
इसमें नए नए आइज बनी हुई हैं। आइज के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स पाई जाती हैं। जब इसको हम अंडर सॉइल रखते हैं तो उस बर्ड से न्यू पोटैटो प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ऑनियन, प्याज देखा होगा। लिलीज, लहसुन देखे होंगे। लहसुन का एक जो जवा होता है उसको हम लोग बल्ब कहते हैं, और उसको यदि हम सॉइल के अंदर डाल दें, वो भी एक स्टेम है, सॉइल के अंदर हम डाल दें, उससे भी एक नया नया लिली का प्लांट या फिर प्याज डाल दें तो प्याज यानी ऑनियन का प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ऑनियन एंड लिली ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर बल्ब्स। ध्यान रखेंगे, बल्ब्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑनियन और लिली होता है। इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, हमने आपको एक एग्जाम्पल रोज बताया, हिबिस्कस बताया, मनी प्लांट बताया, शुगर केन बताया, पोटैटो बताया, जिंजर बताया, जबकि ऑनियन और लिली में यही कार्य जिस स्टेम के द्वारा होता है उसको हम बल्ब्स कहते हैं। अगला मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स। अब इसके पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम पढ़े, जिसमें स्टेम की कटिंग के द्वारा बर्ड्स बनते, अंडरग्राउंड सॉइल में डालने पर उन्हीं बर्ड से न्यू प्लांट बन जाता है, जैसा शुगर केन रोज और हिबिस्कस में हो रहा था। अभी हम लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट का बनना देखेंगे। ऐसा प्लांट जिसमें लीव्स के सहारे नया प्लांट बन जाए, उसका नाम ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम को गांव में पत्थर चट्टा कहते हैं। यह एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी लीफ स्टोन से भी चिपक जाती है। इसकी मार्जिन जो होती है, उसकी मार्जिन पे छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स पाए जाते हैं, और जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है, उस बर्ड से अपर साइड पे सूट और लोअर साइड यानी सॉइल की तरफ रूट डेवलप हो जाता है। आगे चलकर वो लीफ डेड हो जाती है और उसकी मार्जिन के बर्ड से न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए लिखा है, इन केस ऑफ ब्रायोफिलम लीफ डेवलप्स बर्ड्स ऑन मार्जिन ऑफ लीव्स। इन केस ऑफ ब्रायोफिलम बर्ड्स डेवलप ऑन मार्जिन्स ऑफ लीव्स। These birds develop into new plant, और वही बर्ड जो लीफ की मार्जिन पे है न्यू प्लांट में डेवलप हो गए, यानी लीफ से नया प्लांट बन गया। यानी इसी वजह से इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स कहते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया, एक लीफ है ब्रायोफिलम का जिसकी मार्जिन पे बर्ड थी, और वह सॉइल के कांटेक्ट में आने पे नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ सूट बन गया। यहाँ लिखा है लीफ बर्ड ऑन मार्जिन ऑफ लीफ। जो तीसरा मेथड है उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट। इस केस में न्यू प्लांट का प्रोडक्शन, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन सीड से नहीं होगा, स्टेम से नहीं होगा, लीफ से नहीं होगा, बल्कि रूट से होगा। और इसके एग्जाम्पल हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो हम लोग शकरकंद को कहते हैं, टर्निप सलजम को कहा जाता है, रेडिस मूली को कहा जाता है, और डहेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है। इन प्लांट्स में स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिस, डहेलिया whose roots can grow into new plant। इनके रूट्स एक नए प्लांट में ओरिजिनेट हो जाती है, और इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट हो जाता है। They do not require seed for reproduction। Next and last, fourth type is reproduction from spores। वे प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं है उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होंगे तो वहां फ्लावर नहीं होगा, जहां फ्लावर नहीं होगा वहां फ्रूट नहीं होगा, जहां फ्रूट नहीं होगा वहां सीड नहीं होगा। दिस वे these plants will propagate through vegetative means। अब जिनके पास फ्लावर नहीं है, जैसे फॉर्न्स, मॉसेस एंड फंजाई, इसको फंगस कहते हैं हम लोग, फंजाई डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। इनमें सीड्स नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट फ्लावर। दे रिप्रोड्यूस
Thorns, mosses, and fungi reproduce with the help of spores. Tiny unicellular structures होते हैं, उनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं, जो हवा के द्वारा कई दूर दूर तक चले जाते हैं। और स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय द विंड्स, और वो स्पोर जहां जहां जाएंगे सुटेबल सबस्ट्रेटम या सरफेस मिलने पर वो फिर से एक नए प्लांट को जन्म देंगे। और इस तरह से पौधे का रिप्रोडक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। थैंक यू सो मच।